उनकी सोच को कुंद कर दो, इसी पे बांट दो। जब लोगों को कहो क्यों भाई दाल 60 रुपए की थी अब 150 रुपए में बिक रही है, डीजल 50 रुपए का था अब 95 रुपए से ऊपर हो गया, पेट्रोल 60 रुपए का था अब 100 रुपए से ऊपर हो गया, सरसों का तेल 80 रुपए का था अब 200 रुपए से ऊपर हो गया, तो ये महंगाई की मार तुमको दिखती नहीं? हाँ वो तो दिखती है, पर मोदी जी है ना हिंदू धर्म का गर्व है। ये कहां से हिंदू हो गया? नरेंद्र मोदी कब से हिंदू हो गया? अमित शाह कब से हिंदू हो गया? ये हिंदू के नाम पे कलंक है। ये हिंदू धर्म को नहीं प्रचारित कर रहे। हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू धर्म नाम का शब्द भी नहीं था 150 साल पहले। यहाँ तो शब्द था सनातनी धर्म, आर्य समाजी वे ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर हिंदू धर्म नाम का शब्द ही नहीं था हिंदुस्तान में। ये तो 150 साल पुराना शब्द है। हिंदुत्व नाम का कोई शब्द नहीं था। ये इनकी इजाद है ताजी ताजी। और ये हिंदुस्तान का खित्ता जिसके बारे में मशहूर है इंडस वैली, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैं आप, उस सिंधु सभ्यता के अंदर जो भी दुनिया से आया और उसने इस देश को अपनाया, इस देश का होके रह गया। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया, संस्कृति में, खान पान में, पहरावे में, सोच में, फिलॉसफी में, और हमने दुनिया से बहुत कुछ सीखा, पहरावे में, सोच में, खान पान में बहुत कुछ सीखा। हिंदुस्तान तो एसिमिलेशन में यकीन करता था, सेग्रीगेशन में या इंटॉलरेंस में यकीन नहीं किया कभी भी हिंदुस्तान की सभ्यता ने। हम सिंधु घाटी की सभ्यता है और फारसी में सा शब्द नहीं है, हा शब्द है, इसलिए सिंधु घाटी बोलते बोलते वो हिंदू घाटी बोलते थे। सिंधुस्तानी मीन्स हिंदुस्तानी बोलते थे। तो उस सिंधु घाटी की सभ्यता के हम लोग हैं और ये नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं बताने के लिए कि हिंदू किसको कहते हैं। हिंदू धर्म के नाम पे मैं फिर रिपीट करती हूँ, ये लोग कलंक हैं। इसलिए हमारे देश के अंदर इस्लाम बाबर नहीं लाया। इस्लाम तो 5वीं 6वीं शताब्दी में आ गया था। क्रिश्चियनिटी अंग्रेज नहीं लाए। हमारे देश में 2000 बरस पहले क्रिश्चियनिटी आई। हमारे यहाँ पर बहुत सारे चर्च, कुछ प्रदेशों के अंदर आप जाके देखिए और उस पर लिखा है वो कब आया, 1800 साल पहले, 1900 साल पहले, 1950 साल पहले। इस देश में मिशनरीज पूरी दुनिया में घूमी, क्रिश्चियनिटी फैली। इस देश में इस्लाम को मानने वाले जो पूरी दुनिया में घूमे, इस देश में भी आए, तो कुछ लोगों को इस्लाम ठीक लगा। और इस देश के अंदर जब बुद्धिज्म शुरू हुआ तो बुद्धिज्म की पिटाई किसने की? इन्हीं लोगों ने की, मनुस्मृतिवादियों ने। और किसने की? अपने आप को हिंदू कहने वाले आज उस समय सनातनी बोलते थे। तो बुद्ध बेचारा यहाँ पैदा हुआ, यहाँ ज्ञान हासिल किया, यहाँ वो दुनिया में मशहूर हुआ और उन्होंने बुद्ध को ही भगा दिया। और आज हाल ये है कि जापान या नेपाल या चीन वो हमसे ज्यादा बुद्ध को मानते हैं। जैनियों के साथ इन्होंने क्या किया इतिहास में? महावीर जैन के साथ क्या बेइज्जती की इन्होंने, जानते नहीं हम। बुद्ध की जो मोनास्ट्रीज थी उनको तोड़ा गया, जैनियों के जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया। ये जो हरकतें हैं इनकी तोड़ा फोड़ी की, ये नई नहीं है। इसलिए बाबरी मस्जिद को जब इन्होंने तोड़ा तो ये पहले इतिहास में ये हरकतें इनके पुरखे कर चुके हैं। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि ये जो कुर्सी पे बैठे हैं ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बड़े खतरनाक तरीके से गुमराह कर रहे हैं। लगातार यहाँ घुसा रहे हैं, नफरत घुसा रहे हैं, डिवाइडिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और वर्किंग क्लास को, मजदूर वर्ग को इस चीज को समझना होगा पहली दृष्टि से। और विशेष करके आज उसी की यूनियंस चलाने वाले हमारे लीडिंग साथियों को ये समझना होगा। हम मजदूर के बीच में बताना होगा कि हम मजदूर हैं, हम मेहनत करते हैं, हम खनिज निकालते हैं, हम कारखानों
काम करते हैं, हम सेवाएं देते हैं, बैंक्स में, इंश्योरेंस में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के विभाग में, हमारी वेलफेयर स्कीम्स में, हमारे स्कीम वर्कर्स के जरिए से हर सेक्शन कुछ ना कुछ कर रहा है। कुछ करने पे ही उसके घर में कुछ पकता है और उनको अनाज मिलता है, खाली बैठे नहीं मिलता। ये खाली बैठे जो मौकागिरी कर रहे हैं और लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं, ये धन बल के जरिए से हमारे समाज की तबाही का इतिहास लिखने की कोशिश में लगे हैं। और हमें अपने गरिमापूर्ण स्वर्णिम इतिहास के से ताकत लेके उसके जरिए से इन पौने लोगों का, मैं इनको पौने कहूंगी, इनको मैं पिग्मीज कहूंगी, डरपोक लोग हैं ये कायर है। क्योंकि जो डरपोक नहीं होता, कायर नहीं होता, वो बातचीत करता है, वो मुकाबला करता है, वो सामना करने को तैयार है, वो बहस करने को तैयार है। नरेंद्र मोदी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है 7 वर्ष में, वो तो अखबार नवीजों से सवाल लेने से डरते हैं। उनको तो सिर्फ कैमरे चाहिए, जैसे अभी 60 कैमरे गंगा में डुबकी लगाने के लिए 60 कैमरास ऑफ दूरदर्शन प्लांट कर रखे थे। उसको तो हर वक्त हीरो हीरोइन की तरह अपना चेहरा चाहिए टेलीविजन के ऊपर। किसी से सवाल का जवाब देने के लिए ये लोग तैयार नहीं। और जो कायर होते हैं वो ही सत्ता के अंदर बैठ के पुलिस और सत्ता तंत्र के जितने हिस्से होते हैं उनका इस्तेमाल करके उसी को अपनी ताकत समझते हैं और उसी से लड़ते हैं। और किसान आंदोलन ने दिखा दिया, उस आंदोलन ने दिखा दिया कि जनता में ताकत होती है, तुम्हारी एकता में ताकत होती है, तुम्हारे शांतिपूर्वक तरीके से उनका मुकाबला करने में क्या जबरदस्त ताकत ही होगी, उसको दिखाया उन्होंने। और इसीलिए मैं अपने ट्रेड यूनियन के साथियों को बताना चाहती हूँ, AITUC ने पहल लिया, AITUC ने अपने पंजाब और हरियाणा की यूनिट्स को निर्देश दिया, वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, आपने उनका सहयोग करना है। और जब वो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठ गए तो AITUC ने पहल लेके अपने साथियों को निर्देश दिया कि हर राज्य जो पड़ रहा है इस बॉर्डर के साथ, AITUC मोबिलाइज करे और वहां झंडे लेके जाए और अपना समर्थन लेके आए। और उसके बाद हम लोगों ने पहल लेके दूसरी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को इकट्ठा करके हम सिंघू बॉर्डर लेकर के गए, टिकरी बॉर्डर लेकर के गए, दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर गाजीपुर, शाहजहांपुर, उन सब बॉर्डर्स के ऊपर लेके गए। और गुड़गांव के एरिया में तो AITUC मेन एक कैंप की जिम्मेदारी संभाल रही थी, हमारी गुड़गांव क्षेत्र की हमारे AITUC की लीडरशिप। इस तरीके से उस आंदोलन को एक मजबूती देना, वो पूरे देश के अंदर उस आंदोलन का प्रचार प्रसार हो, इस सोच से हमने सब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को कहा कि हमें लगातार जो भी इनका आह्वान आए, जो भी इनकी कॉल आए, उस कॉल के साथ खड़े रहना चाहिए एज ट्रेड यूनियंस। और हमने वो किया। वो नेशनल कॉल्स इसलिए हम देते थे कि वो ये ना कहें अरे ये तो पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, फिर कहने लगे अरे और यूपी वाले थोड़े से हैं। तो वी वांटेड ये पूरे देश का आंदोलन है और उसके वास्ते ट्रेड यूनियंस ने रोल अदा करना चाहिए और वो रोल हमने अदा किया। इसलिए ताकत लोगों में है, डरपोक और कार लोगों को चुनौती दी जा सकती है और ये कार हुकूमत हमारे सारे संसाधनों को आज बेचने के लिए निकली हुई है। रेलवे प्लेटफॉर्म्स ऑक्शन किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स जो है अडानी के हवाले किए गए हैं, हमारे जो टेलीकॉम टावर्स हैं वो प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं और बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का मसविदा जारी है, जबरदस्ती मर्जर कर दिए, जनरल इंश्योरेंस के निजीकरण का मुद्दा ला दिया, जो हमारी वेलफेयर स्कीम से हमके फंड कम किए जा रहे हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता स्कीम वर्कर्स यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी ये निजीकरण के रास्ते की तरफ प्राइवेट हाथों में देने की बात सोचते हैं जो हमें होने नहीं देनी चाहिए। अपनी अपनी राज्य की हुकूमतों को टांग पे खड़ा करके रखना चाहिए, होने नहीं देना चाहिए हमको। और इसलिए हर सेक्टर के ऊपर हमला है। BPCL बहुत मजबूत प्रॉफिट देने वाला BPCL है, हमारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसको भी बेचने का फैसला
कौन सी चीज छोड़ रहे हैं? बनाया कुछ नहीं, 7 साल में जो बना हुआ है उसको बेचने में लगे हैं। कोई नई स्कीम शुरू नहीं की, जो पहले से स्कीमें थी उनके नाम बदल बदल के उनके उद्घाटन हो रहे हैं। जिस जगह के पहले उद्घाटन हो चुके हैं उसी के दोबारा उद्घाटन हो रहे हैं। जो 10 साल से 15 साल से प्रोजेक्ट चल रहा था पूरा हो गया, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, वो जहां जाके उद्घाटन कर रहे हैं और मोदी भक्त कह रहे देखो इतना बड़ा ब्रह्मपुत्र के ऊपर इतना बड़ा सड़क दे दिया मोदी जी ने। जो वो ट्रेन 15 साल में बनी, दिल्ली से चल के ऊपर वैष्णो माता पे पहुंचने वाली, और मोदी के कुर्सी बैठने के बाद वो कंप्लीट हुई, थोड़ा सा पोर्शन रह गया था। उद्घाटन मोदी ने किया, भक्त लोग कह रहे हैं इन्होंने हमें वैष्णो माता के पास बोल रहे हैं कि इन्होंने हमें वैष्णो माता के पास पहुंचा दिया। प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट मैं आपको बता सकती हूँ और गिना सकती हूँ। उसकी किस्मत कि वो कुर्सी पे बैठा तब वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ और वो उसका उद्घाटन करने चल निकला। अभी वो बेचारा अखिलेश बड़ा दुखी है। अरे जिसका उद्घाटन मैं कर चुका, नींव डाल चुका 5 साल पहले, उसी का ही योगी और मोदी उद्घाटन करने चल दिए। एक मेरा ख्याल टॉयलेट का उद्घाटन नहीं किया मोदी ने, बाकी तो कुछ नहीं छोड़ा। 2 किलोमीटर की सड़क के उद्घाटन के लिए भी पहुंच जाता है प्रधानमंत्री। यानी एक एमएलए और एमपी के भी दायरे में जो चीजें आती है ना अपनी पार्टी के, उनको भी नहीं छोड़ रखा। एक वार्ड का लीडर, एक कॉर्पोरेशन के लीडर के जिम्मे जो होना चाहिए वो भी नहीं छोड़ रखा, सब जगह मोदी को चाहना है। ये एक मेथोडोलॉजी है जो हिटलर के टाइम में अपनाई गई थी। और हेडगुआर ने अपने गुरु मुंजे को भेजा था इटली। मुंजे इटली गया था और मुसोलिनी से सीख के आया था कि नाजीवाद क्या होता है, और वहां से ये ड्रेस इंट्रोड्यूस की गई थी। ये जो आरएसएस की शाखा में काली टोपी, खाकी निक्कर और सफेद कमीज लाठी लेके वो परेड करते हैं, ये नाजियों की ड्रेस थी। ये आरएसएस में ये ड्रेस इंट्रोड्यूस की गई थी। और इसीलिए अभी तो उन्होंने निक्कर से पैंट ले ली, तो निक्कर से पैंट में आ जाने से यहाँ से सोच तो नहीं बदल गई, वो तो वही है, लाठी बांधने वाली और नफरत फैलाने वाली। इसलिए हमारे सामने भयंकर चुनौती है। एक झूठे प्रधानमंत्री से पाला पड़ा है और मुकाबला उससे होना है, और वो एकता के दम पे और संघर्ष के दम पे ही होगा। ट्रेड यूनियंस में एकता, फिर व्यापक एकता किसानों से, और व्यापक एकता शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, लेखकों से, नाटककारों से, समाज का हर वो हिस्सा जो प्रताड़ित महसूस कर रहा है, उन सबको आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा, तो ही आप इनसे मुकाबला कर सकते हो। नहीं तो जब हमारा माइग्रेंट वर्कर प्रताड़ित हो रहा था, उस समय इनके दोस्त तो पैसा बना रहे थे। हमारे देश में 100 खरबपति हैं, इनके राज में 140 बन गए। और अंबानी ने उस पीरियड में, जो लॉकडाउन का पीरियड था पहला वाला, मार्च 20 के बाद से मार्च 21 तक, उस पीरियड में 128% अपनी पूंजी बढ़ाई। इनके दोस्त अडानी ने 480% बढ़ाई। उस पीरियड में लगभग 13 लाख करोड़ का बिजनेस किया उन्होंने, जब हमारा माइग्रेंट वर्कर हजारों मील पैदल चल रहा था, घर में खाना नहीं था, हाथ से काम चला गया था, लॉकडाउन में तक भी नहीं मिला था, तब इसके कॉर्पोरेट घराने पैसा कमाया था। और जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे, इसके कॉर्पोरेट घरानों में से 10 जो मेडिसिन में डील करते हैं, वो हर रोज 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए ये रूथलेस गवर्नमेंट है, इसमें मानवीय दृष्टिकोण कोई नहीं है। दर्द इनको कभी नहीं आता, आंसू दिखाने होते हैं तो फिर घड़ियाली आंसू बनाए जाते हैं। उसको भी कैमरा वालों ने आपको दिखा दिया कि कैसे नकली आंसू निकल रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए आपका बहुत शातिर लोगों से पाला है। उन शातिर लोगों से
लड़ने के लिए हमें बिल्कुल एक साथ होकर के अपनी कतारों को बढ़ाते हुए, अपने संगठनों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। और हर आह्वान जो आपकी राज्य परिषद दे उसको लागू करना है। हर आह्वान जो केंद्रीय आईटीयूसी से आए उसको लागू करना है। हर वो बात जो आपको लगता है कि आपके राज्य के अंदर कलेक्टिवली आपको लेके आगे बढ़नी है तो उसको लेकर के आगे बढ़ना है। ये आने वाले दिनों में चुनौती है। और मैंने जैसे कहा कि झूठे व्यक्ति से पाला पड़ा है, तो ये कह के आए ना, ये कह के आए थे कि मैं तो चाय बेचता था, ठीक है, मैं गरीब का बच्चा चाय बेचता था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक साथी ने आरटीआई डाला, सूचना अधिकार। तो सूचना अधिकार में पूछा गया वो जो वडोदरा में उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर वो जो प्लेटफॉर्म है वो कब बना था, है? वहां पर रेलवे स्टेशन कब बना था? अब रेलवे विभाग वालों को थोड़ी ना पता था कि मोदी की वजह से पूछ रहे हैं। उन्होंने तो सोचा कोई पूछ रहा है, कोई हो सकता है किसी ने आगे आईसीएस आईपीएस का एग्जाम देना है, आईएएस आईपीएस का। उन्होंने जवाब दे दिया। अब वो कब बना? 1873 में बना, 1973 में बना। 1973 में मोदी की उम्र क्या थी? वो 23 साल थी। तो जो प्लेटफॉर्म बना ही नहीं हुआ था उस प्लेटफॉर्म पे 7 साल के मोदी ने चाय कैसे बेची? कैसे बेच ली चाय? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ। मेरा जो एमएससी और एलएलबी का कार्यकाल है पढ़ाई का, उसी कार्यकाल में इन्होंने बताया मोदी ने एमए की। और जितने एबीवीपी के लड़के, एनएसयूआई के लड़के लड़कियां थे, उन सब तो मेरे दोस्त थे, लड़ते भी थे हम आपस में, फ्रेंड्स भी थे। अरुण जेटली तो मेरा ही कंटेम्परेरी था और हमारी खूब लड़ाई होती थी, डिबेट्स होती थी। वो एबीवीपी लीड करता था, मैं आज सिर्फ लीड करती थी। अब उस पर्टिकुलर दौर में उनके एक एक नेता को मैं जानती हूँ, ये तो कहीं नहीं था। और जो मेरी डिग्रियां हैं, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, लॉ ग्रेजुएशन, ये जो तीनों डिग्रियां मुझे यूनिवर्सिटी से मिली, ये हस्तलिखित हैं, क्योंकि हाथ से डिग्रियां बनती थी, कंप्यूटर नहीं था। इसकी डिग्री कंप्यूटर की कैसे आ गई बताइए मुझे। जो अमित शाह ने डिग्री दिखाई वो कंप्यूटर वाली थी। और तो और अगर तुम बेवकूफो अगर कंप्यूटर की डिग्री बना भी रहे हो तो इस बात का तो ख्याल रखो, जिस फॉन्ट में तुमने डिग्री बनाई, वो जिस डेट की तुम डिग्री बता रहे हो उसके 6 साल बाद हिंदुस्तान में वो फॉन्ट आया सॉफ्टवेयर में। तो इनको झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। और तो बहुत, गुरु नानक में, बाबा गोरखनाथ में और कबीर में, इनके जन्म में 100 साल का फर्क है 100 साल का फर्क। और अपने प्रधानमंत्री को देखिए, वो बड़ी मजबूती से भाषण दे रहे हैं कहीं और कह रहे हैं आप नहीं जानते, जब बाबा गोरखनाथ, गुरु नानक और कबीर एक साथ बैठ के सलाह करते थे, कर लेते थे क्या? एक जिस साल में पैदा हुआ उसके 100 साल बाद दूसरा पैदा हुआ और उसके 100 साल बाद तीसरा पैदा हुआ। मोदी जी पानी पिला रहे हैं। और ये भी कहना चाहिए कि जब वो इकट्ठे सलाह करते थे तो मैं पानी पिलाता था उनको। रामकृष्णा कह रहा है कि ये भी बता दो क्यों कह के मैं उनको पानी पिला रहा था। मतलब भी मैं इतने किस्से कहानियां बता सकती हूँ